President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। 1975 में 26 जून की सुबह रेडियो पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। रेडियो पे इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश गूंजा जिसे पूरे देश में सुना गया। संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ऐलान के बाद देश में हाहाकार मच गया। सरकार की आलोचना करने वालों को जेलों में ठूस दिया गया। लिखने, बोलने, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ होने वाले विचारों पर भी पाबंदी लगा दी गई। 47 साल पहले जिन लोगों ने आपातकाल का दौर देखा था वही उस दौर को समझ सकते हैं, लेकिन उस दौर के बारे में हमारे ज़हन में कुछ सवाल उठते हैं। आपातकाल होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं? तो आइए जानते हैं आपातकाल से जुड़ी इसी तरह के सवालों के जवाब। तो आपातकाल क्या होता है? आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह की खतरे की आशंका है। आपातकाल की ज़रूरत क्यों होती है? संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त में को ध्यान में रखकर की थी जिसमें पूरे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए थे जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार जवाबी हमले के लिए संसद में किसी तरह का बिल पास न करना पड़े। चूँकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने से पहले संसद में बिल पास कराना होता है। लेकिन आपात स्थितियों के लिए संसद में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को शक्तियाँ देश की आपातकाल स्थिति से बाहर निकालने के लिए मिलती हैं। भारतीय संविधान में 3 तरह का आपातकाल का जिक्र है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा, आर्थिक आपातकाल जिसे इकोनॉमिक इमरजेंसी कहते हैं। तो पहला, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। तो देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार के पास तो असीमित अधिकार आ जाते हैं जिसका इस्तेमाल वह किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है, लेकिन इस दौरान अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति आपात की स्थिति का ऐलान कर सकते हैं। जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो इस स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस स्थिति में राज्य के सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। कुछ संशोधनों के साथ ही इसकी सीमा कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक हो सकती है। आमतौर पर जब राज्य सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। तीसरा, आर्थिक आपातकाल, अनुच्छेद 360। वैसे तो देश में अब तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि
देश में ऐसा आर्थिक संकट बना है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अगर देश में कभी किसी आर्थिक संकट जैसी विषम हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर आ जाती है, तब इस आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी आपात स्थिति में आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा। आपको जानकर शायद हैरानी होगा दोस्तों कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वार और 1971 की इंडो पाकिस्तान वार में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी। 1967 और 1971 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्तियों को केंद्रित किया गया था। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा गांधी के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, उन पर भरोसा किया। इसके अलावा परमेश्वर नारायण हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंदी को अलग कर दिया, जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गई और दो भागों में बंट गया। कांग्रेस ओ सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुराने गार्ड शामिल है। वह कांग्रेस आर, जो इंदिरा की ओर थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने इंदिरा गांधी का साथ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी पुरानी कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी। दूसरी ओर कांग्रेस और के सदस्यों को जल्द ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी वफादारी दिखाने पर पूरी तरह से निर्भर करती है और दिखावटी चाटुकारिता प्रदर्शित करना उनकी दिनचर्या बन गया। आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्य के मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए वफादारों को स्थापित कर सकती थी। इंदिरा की उस सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसकी एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश लागू करना व राजभत्ते प्रीवी पर्स, इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे राजभत्ते की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था। इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था को सन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया। ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। इसके बाद सिंडिकेट व अन्य विरोधियों के विपरीत इंदिरा गांधी को गरीब समर्थक, धर्म के मामलों में अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्गों, गरीब, दलित, महिलाओं व अल्पसंख्यकों द्वारा समर्थन मिला। उनके लिए वह उनकी इंदिरा अम्मा थी। 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी का लोक लुभावना नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत 518 में से 352 सीटें से जिता दिया है। जीत के इतने बड़े अंतर के संबंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस आर असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है। इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 1971 में इनके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई। अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह उस समय अपने चरम पर थीं। उनकी जीवनी लेखिका इंदिरा मल्होत्रा के लिए भारत की सामग्री के रूप में उनका वर्णन उपयुक्त लग रहा था। 1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव में धांधली
का दोषी पाया गया था और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमियों और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस व अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव करने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 352 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी का गठन हुआ था। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फैसले की जांच के लिए शाह आयोग गठित की गई। हालांकि नई सरकार 2 साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधी के कारण 1979 में सरकार गिर गई। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया, जो जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चली सिर्फ 5 महीने। उनके नाम कभी संसद नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब कुछ घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोषी पाया गया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया गया। इंदिरा गांधी पर वोटरों से घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकार के संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए थे। लेकिन आदतन इंदिरा गांधी ने उन्हें अस्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल करा था। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी, जो होना भी जरूरी था, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता है। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। सितंबर 1976 संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। कुछ लेखकों ने गांधी को उनके आधिकारिकता के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया और अन्य लेखकों ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए जिन्होंने स्वयं गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू किया था। रुखसाना सुल्ताना एक समाज सेविका थी, जो संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थी और उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत कुख्याति मिली।
18 जनवरी 1977 इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 352 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी की सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी व संजय गांधी चुनाव हार गए थे।